अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर समीना परवीन एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ एतजाज़ एहसन एकेडमिक सेंटर की तरफ से नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो उर्दू में जो कुछ आपको पढ़ाया गया है पहले वो सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उससे भरपूर जो है इस्तेफ़ादा करने की कोशिश की होगी। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो हम इसका जो है पहले इसके मुसन्निफ़ के बारे में कुछ थोड़ी-सी मालूमात हासिल करेंगे। तो इसके मुसन्निफ़ जो हैं इसके वो हैं सज्जाद हैदर जलदरम, जो 1880 में जो हैं वो पैदा हुए थे। सज्जाद हैदर जलदरम के जद्द अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए थे। 1857 की जंगी आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में इनकी जागीरें छिन गईं तो वो मुलाज़मत की तरफ आ गए। जलदरम यूरोपी के एक कस्बे नहटौर ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। इनका बचपन बनारस में गुजरा और इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। इसके साथ ही ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जमान के तौर पर काम करने लगे। कुछ अरसा कुस्तुनतुनिया में भी रहे और तुर्की ज़ुबान और अदब का मज़ीद मुताला किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया। फिर जज़ायर अंडमान में रीन्यू कमिश्नर रहे और 1943 में उनकी लखनऊ में वफ़ात होगी। तो जो हैं सज्जाद हैदर जलदरम जो है उनके जो वालिदैन थे बाप दादा थे वो एशिया से जो है हिंदुस्तान आए थे और 1857 की जंग आज़ादी में उनके जो मालो दौलत था वो उनसे छिन गया। तो उन्होंने इब्तदाई हिस्सा जो अपनी ज़िंदगी का है वो बनारस में गुजारा और वहीं से तालीम हासिल की और उन्हें शौक़ था तुर्की की ज़ुबान सीखने का, तो उन्होंने अपने शौक़ के मुताबिक जो है तुर्की ज़ुबान सीखी और कुस्तुनतुनिया में भी कुछ अरसा वो रहे और वहाँ पर भी तुर्की ज़ुबान जो उनका शौक़ था उसको जो है वो उसका मुताला करते रहे। उसके बाद है वो 1934 में जो है उनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद है सज्जाद हैदर जलदरम साहिब तर्ज अदीब मुतरज्जिम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजम उनकी शोहरत का सबब बने। तो वो एक अदीब थे, शायर भी थे और तराजिम मतलब करते थे, मुतरज्जिम भी थे यानी तर्जमे करते थे ज़ुबानों के। तो जो है वो उनकी जो वजह शोहरत है वो उनका जो सबसे ज़्यादा है वो अफसाना है, वो बहुत ज़्यादा अफसाने जो है वो लिखा करते थे और तुर्की ज़ुबान जो थी उसका उर्दू में तर्जमा करते थे। इनके अफसानों के बेशतर ख़यालात मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। तो जो कुछ उन्होंने लिखा है बहुत ज़्यादा उनके अफसाने जो हैं वो तुर्की अदब से जो है मुंसलिक हैं। उसके बाद ख़यालिस्तान इनके अफसानों का मजमूआ है। इसमें रूमानियत का रंग गालिब है और ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना है। इनकी इंशा परदाज़ी में हिस्से मज़ाह भी शामिल है, तो वो जो है वो मज़ाह भी किया करते थे। उनकी जो उन्होंने लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा उनका मज़ाह पर भी शामिल था। तो आइए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा सबक है उसमें हमारे पास है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो शुरू करते हैं। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये ऐसा होता। तो ये है मुसन्निफ़ जो है वो उन्होंने अपने बारे में लिखी है कि कैसे वो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और उनके दोस्त जो हैं उन्हें किस तरह से तंग करते हैं या उनके साथ जो है जैसे भी वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ जो होते हैं वो अपने दोस्तों से बहुत बेज़ार होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था। मैं यानी मुसन्निफ़ गुज़र रहा था दिल्ली के चांदनी चौक में से कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत-ए-ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। हालत-ए-ज़ार का मतलब होता है बुरी हालत। 2-3 मिनट के वक़्फ़े के बाद ये दर्द से भरी स्पीच इन्हीं अल्फ़ाज़ और इसी पहराए में दोहरा दी जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं इस शख्स को देखने और इसके अल्फ़ाज़ सुनने के लिए ठहर गया। इसका कद लंबा, तो यहाँ पर उसका फ़कीर का हुलिया बताया जा रहा है वो उसका हुलिया कैसा था। तो उसका कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्ख़ा कर दी थी। ये तो इसकी शक्ल थी रही, इसकी सदा तो मैं ऐसा कुस्बी अलकलब नहीं हूँ कि सिर्फ़ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। चुनांचा वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी। तो यहाँ पर जो है वो
اس کی جو وہ سزا دے رہا تھا اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کی جو اسپیچ تھی وہ بیان کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اے بھائیوں، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ تو وہ جو فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 7 بچوں کا باپ ہے اور وہ محتاج ہے روٹیوں کا، اور لیکن وہ دوسروں سے بھیک نہیں مانگنا چاہتا، اور وہ اپنے وطن میں موجود نہیں ہے، اور وہ کسی دوسرے وطن میں ہے اور وہ بھیک مانگنا نہیں چاہتا، لیکن وہ مجبور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے اپنے وطن واپس بھجوا دے، لیکن اس کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا۔ اس کے بعد ہے فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات دیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود پر تعجب ہوا کہ اکثر امور میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدترجہ اچھی